चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये थर्मोडायनेमिक्स का आपका लास्ट वीडियो जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे हम लोग एमएचटी सीटी से रिलेटेड। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने जेडबलई से और शायद एक आध नीट से भी निकाल के रखा है क्वेश्चन, क्योंकि ये टॉपिक का क्वेश्चन अभी तक आपका सीईटी का मार्केट में नहीं आया जैसे मैंने आपको कहा था। और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको जेडबलई नीट का इस टॉपिक से खासकर इस टॉपिक से कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल, कार्नोट रेफ्रिजरेटर, इसका निकाल के आपको टेस्ट में भी आपको मिल जाएगा और जो आपका होमवर्क होता है मिला जुला के आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों बिना टाइम गंवाए और आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना चालू कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है, ये क्या हो गया भाई, चलो शुरू करते हैं। वर्क डन बाय कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 127 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस इज 2 किलो जूल। द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द इंजन बाय द रिजर्वॉयर इज। देखो यहाँ पे टेम्परेचर याद रखना हमेशा कि आपका, जब हमने देखा था इक्वेशन यूज़ किया था हम लोगों ने कार्नोट इंजन का या कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन के केस में, तो जो हीट इंजन है, कार्नोट इंजन है, उस केस में टेम्परेचर हमेशा जो हम लेते हैं फॉर्मूला में वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, केल्विन में टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर आपका केल्विन में ही होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक तो हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर था, जो हाई टेम्परेचर होगा वो हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर हो जाएगा TH, उसका वैल्यू 127 डिग्री सेल्सियस, मतलब 127 प्लस 273 ये आपका हो जाएगा 400 केल्विन। और दूसरा कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो 27 प्लस 273 अगर आप देखोगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बोला है, वर्क डन बाय कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन का वर्क डन देके रखा है। अब देखो वर्क डन आपका जूल में हो सकता है, कैलोरी में हो सकता है, कोई भी यूनिट रहे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एनर्जी हीट और वर्क डन का जो यूनिट आप यूज करोगे बाकी केसेस में भी आपका वही यूनिट यूज होगा। यहाँ पे जैसे वर्क डन का यूनिट किलो जूल दे रखा है और पूछा है द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द इंजन बाय द रिजर्वायर, तो इसका आंसर भी आपको किलो जूल में ही आएगा। तीन चीजें हैं, वर्क डन है, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हॉट रिजर्वायर एंड हीट पास टू द सिंक। सिंक में जो हीट रिजेक्ट होता है और ये हीट जो हम लोग इनपुट से निकालते हैं, और ये वर्क डन, ये तीनों चीज़ें आपका सेम यूनिट में रखना ज़रूरी है। अगर सेम यूनिट में नहीं है तब आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। कोई भी यूनिट रहे, कैलोरी है तो तीनों कैलोरी में होना चाहिए, किलो जूल है तो तीनों किलो जूल में होना चाहिए, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो, और अगर आपको याद होगा हीट इंजन का, तो हीट इंजन देखो कैसा होता है। हीट इंजन में एक हॉट रिजर्वायर होता है, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर हम TH मान के चलते हैं, यहाँ से QH अमाउंट ऑफ हीट निकाला जाता है, उसमें से W अमाउंट ऑफ वर्क, वो W अमाउंट ऑफ वर्क जो होता है वो हीट में, हीट जो है वो W अमाउंट ऑफ वर्क कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इतना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी बचा हुआ हीट जो होता है आपका वो सिंक में चला जाता है या फिर कोल्ड रिजर्वायर में चला जाता है, जिसका टेम्परेचर TC होता है। तो आपका जो इक्वेशन होगा वर्क डन का, वो आप याद रखना QH माइनस QC होगा, QH माइनस QC, क्योंकि QH और QC में जो डिफरेंस होगा उतना ही मतलब आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है। या आप ऐसे मान लो QH में से W अमाउंट ऑफ वर्क डन करने के बाद जो हीट बचता है QC, वो चला जाता है कोल्ड रिजर्वायर में। ये हीट इंजन का काम है। अब यहाँ पे आपका वर्क डन देके रखा हुआ है आपका 2 किलो जूल। पूछा क्या गया, द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द इंजन बाय द रिजर्वायर। अब अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द इंजन बाय द रिजर्वायर, तो हीट ट्रांसफर कौन कर रहा है, हीट ट्रांसफर इंजन को करता है हमेशा हॉट रिजर्वायर, और कोल्ड रिजर्वायर जो है वो इंजन से हीट छीन लेता है। तो इसका मतलब वो हॉट रिजर्वायर का QH पूछ रहा है, यहाँ पे QH पूछ रहा है, QH अमाउंट ऑफ हीट पूछ रहा है। इस बात पे ध्यान रखना कि यहाँ पे हीट का साइन कन्वेंशन यूज नहीं होता है हीट इंजन में, मैंने आपको पहले ही कहा था। मैं बार बार ये मॉड नहीं लगाऊंगा, बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप हीट वर्क डन का वैल्यू लोगे वो पॉजिटिव में ही लेना, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव साइन कन्वेंशन हम हीट इंजन में यूज नहीं करते हैं, इसलिए मॉड लगा देते हैं कि पॉजिटिव ही लेना है। तो मैं आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा कोई रूल यहाँ पे तो है नहीं कि आपको स्टेप के मार्क्स मिलेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे मॉड नहीं लगाऊंगा। जो मॉड किसको लगाना है, जो अगर एग्जाम में सॉल्व कर रहा है इसको, जैसे अगर मान लो आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें पेपर में लिखना है तो आप उसमें मॉड लगाओगे। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं मॉड नहीं लगाऊंगा तो भी चल जाएगा, आपका भी चल जाएगा अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो सीटी के लिए। तो
बस इस बात का ध्यान रखना कि साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं करोगे, आपको जैसा आपका जो भी वैल्यूज़ दे रखा है वो पॉजिटिव में ही आपको लेके रखना है। तो हमें QH अमाउंट, QH ढूंढना है, मतलब हीट सप्लाइड टू द इंजन। ये इंजन है ना आपका, इंजन को हीट सप्लाई कौन करता है? हॉट रिजर्वॉयर करता है। तो हमें QH हीट ढूंढना है। तो अब देखो यहाँ पे एफिशिएंसी के दो फॉर्मूले होंगे, क्योंकि ये कार्नोट इंजन है तो एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस TC/TH और दूसरा फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द हॉट रिजर्वॉयर। ठीक है, मतलब वर्क डन अपॉन QH। ये दो फॉर्मूले होते हैं एफिशिएंसी के, ये दो फॉर्मूले होते हैं। दोनों फॉर्मूले की इक्वेट कर दो, बाकी सारे वैल्यूज देके रखा है, QH आपको मिल जाएगा। तो 1 माइनस TC का वैल्यू जो यहाँ पे है वो 300 है, TH का वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे 400 है, इज इक्वल टू वर्क डन W इज 2 किलो जूल। तो QH भी आपका किलो जूल में ही आएगा अपॉन QH। तो ये यहाँ से गया और यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू 2 अपॉन QH। तो यहाँ से आपको QH का वैल्यू मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बताओ? 4 2 ज़ा 8 किलो जूल। किलो जूल में मैंने पहले बोला था कि आंसर आएगा आपका, क्योंकि आपने यहाँ पे जो वर्क डन है वो किलो जूल में यूज़ करके रखा हुआ है। तो आपका QH का वैल्यू भी किलो जूल में आ जाएगा एंड दैट इज आवर ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, A Carnot engine operating between two reservoirs have efficiency 1/3। तो इसको efficiency eta 1 ले लेते हैं, पहली efficiency 1/3 देके रखा हुआ है। When the temperature of the cold reservoir is raised by x, its efficiency decreases to 1/6। तो मान लेते हैं कि पहला जो आपका हॉट रिजर्वोयर का टेम्परेचर TH है और कोल्ड रिजर्वोयर का टेम्परेचर TC है। तो ये बोल क्या रहा है? When the temperature of the cold reservoir is raised by x, मतलब अगर आपका टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वॉयर जो है वो TC प्लस x अगर हो जाए तो एफिशिएंसी आपका 1/6 हो जाएगा। सेकेंड केस में एफिशिएंसी 1/6 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ x इफ द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वॉयर इज 99 डिग्री सेल्सियस। तो आपका हॉट रिजर्वॉयर का टेम्परेचर वो चेंज नहीं कर रहा है, बस कोल्ड रिजर्वॉयर का टेम्परेचर बढ़ा दे रहा है। तो एफिशिएंसी घट के सेकेंड केस में 1/6 हो जा रही है। TH का वैल्यू दे रखा है उन्होंने, TH का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 99 डिग्री सेल्सियस। फिर मैंने कहा 99 प्लस 273 कितना होता है बताओ? एक सेकेंड, चलो बताओ। 99 प्लस 273, इसको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन भाई मेरा कैलकुलेशन इतना भी प्यारा नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ। आप लोग इसको ऐड कर लो, वैसे डिफ़िकल्ट नहीं है। 273 प्लस 100 373 होता है, उसमें से एक माइनस कर दो। इसमें यार ज़रूरत नहीं थी कैलकुलेटर की, पर खैर ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि डिग्री सेल्सियस में दिया तो हमेशा आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें? केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका TH। लगाओ, फॉर्मूला यूज़ कर लो, eta 1 eta 2 दोनों के लिए आप फॉर्मूला यूज़ कर लो, आपको आराम से x का वैल्यू मिल जाएगा। तो eta 1 विल बी इक्वल टू 1 माइनस TC/TH। पहले केस में 1 माइनस TC/TH, तो 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस TC अपॉन TH का वैल्यू कितना है? 372। पहला इक्वेशन हो गया आपका। ठीक है, यहाँ से तुम एक काम करो, यहाँ पे तो यार TC का वैल्यू मिल जाएगा तुम्हें, चलेगा, TC का वैल्यू निकाल लो फिर यहाँ पे। तो TC अपॉन 372 विल बी इक्वल टू, एक सेकेंड यार, ये भाई कीड़े बहुत परेशान कर रहे हैं। TC अपॉन 372 विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/3। सो TC अपॉन 372 विल बी इक्वल टू 3 माइनस 1 2/3। फिर कहीं कीड़ा बैठ गया रहेगा, परेशान करता है, लिखने नहीं देता यार कीड़ा। हाँ चलो ठीक है, 2/3। तो TC का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 372 अपॉन 3। तो 7 8 9 3 12, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 1 3 3 1 3 3 2 6 3 4 12। 124 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 248 केल्विन। तो हमें TC का वैल्यू मिल गया। अब सेकेंड केस में देखो क्या बोल रहा है वो लोअर टेम्परेचर जो है आपका, या जो कोल्ड रिजर्वोयर है उसका टेम्परेचर x से बढ़ा दिया, तो एफिशिएंसी 1/6 हो गई। तो सेकेंड केस में अगर हम एफिशिएंसी eta 2 लगाते हैं 1 माइनस TC/TH, तो हम TC प्लस x लिखेंगे,
क्योंकि x से टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, फिर TH लिखेंगे यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो ईटा 2 का वैल्यू आपको दे रखा है 1/6, तो यहाँ पे यूज़ कर लो 1/6 इज इक्वल टू 1 माइनस TC का वैल्यू हमें पता है 248 है, यहाँ पे निकाला हम लोगों ने 248 प्लस x अपॉन TH। तो TH यहाँ पे अगेन वही 372, बस यहाँ पे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक काम करो, इसको यहाँ ले आओ, तो 248 प्लस x अपॉन 372 will be equal to 1 minus 1/6, that will be equal to 5/6. So 248 plus x is equal to 5 upon 6 multiplied by 372. तो 372 multiplied by 5 divided by 6 will give you 310. So 248 plus x is equal to, इसको सॉल्व करोगे तो 310 आ जाएगा, x का वैल्यू 310 माइनस 248, 310 माइनस 248 will give you 62। तो आपका x का वैल्यू 62 केल्विन आ गया, दैट इज योर आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, लेट्स सी। अ कार्नोट इंजन, क्या हो गया, हाँ, अ कार्नोट इंजन विथ एफिशिएंसी 50%। देखो परसेंट में दिया है तो आप परसेंट वाला फॉर्मूला यूज करोगे, या फिर आप ऐसे मान के चलो परसेंट में अगर आपको एफिशिएंसी दिया हुआ होगा तो आपको हमेशा 100 से डिवाइड करके चलना है, समझे। अ कार्नोट इंजन विथ एफिशिएंसी 50%, तो इसका मतलब एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 50 अपॉन 100। परसेंट में दिया है तो 100 से डिवाइड कर दो, तो आपकी एफिशिएंसी 1/2 हो जाएगी। टेक्स हीट फ्रॉम अ सोर्स एट 600 केल्विन, 600 केल्विन सोर्स से वो हीट लेता है, तो आपका जो इंजन है वो हीट हायर सोर्स से यानी कि हॉट रिजर्वॉयर से लेता है, तो इसका मतलब हॉट रिजर्वॉयर का टेम्परेचर देके रखा हुआ है 600 केल्विन। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 70%, अच्छा ये एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज करो इसका एफिशिएंसी 70% बढ़ाना है, तो आप सपोज करो इसका आपका जो एफिशिएंसी है वो 70 अपॉन 100 करना है, मतलब 7/10 कर लो, 7/10 अगर करना है सेकेंड केस का एफिशिएंसी, तो क्या बोल रहा है वो, कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिंक सेम, द न्यू टेम्परेचर ऑफ द सोर्स विल बी। अगर ऐसा करेंगे तो नया टेम्परेचर हॉट सोर्स का, जिसको हम T डैश ले लेते हैं, वो क्या होगा। देखो मतलब सिंपल है, पहले केस में क्या बोल रहा है कि अगर एफिशिएंसी आपका 1/2 है, 50% है, तो हॉट रिजर्वर का टेम्परेचर 600 केल्विन है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। उसके बाद अगर मान लो सेकेंड केस में आपको एफिशिएंसी 70% तक बढ़ाना है, 70% करना है, मतलब 7/10 करना है, तो आपके हॉट रिजर्वर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो मैंने सेकेंड केस में हॉट रिजर्वर का टेम्परेचर TH डैश मान लिया है, और दोनों केस में सिंक यानी कि कोल्ड रिजर्वॉयर का टेम्परेचर सेम है, समझे। तो ठीक है, एटा 1 का फॉर्मूला लगा लो, एटा 2 का फॉर्मूला यूज कर लो। एटा 1 का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस TC/TH, और एटा 1 का वैल्यू होगा 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस TC/TH। TH का वैल्यू यहाँ पे 600 है, तो यहाँ पे आपको TC का वैल्यू मिल जाएगा। तो TC अपॉन 600 विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो TC का वैल्यू आपका 300 केल्विन आ जाएगा। 600 को यहाँ लेके जाओ, डिवाइडेड बाय 2, 300 केल्विन आ जाए, TC का वैल्यू मिल गया। अब सेकेंड केस में ईटा 2 का फॉर्मूला यूज कर लो, ईटा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस TC, तो वही है, TH का TH डैश हो गया, ये TH डैश हमें ढूंढना है। तो ईटा 2 का वैल्यू क्या है, ईटा 2 का वैल्यू 7/10 है, तो 7/10 इज इक्वल टू 1 माइनस TC का वैल्यू तो 300 ही है, और TC डैश हमें ढूंढना है, TH डैश, तो ये तो बड़े आसानी से मिल जाएगा आपको, TH डैश, तो 300 अपॉन TH डैश, इसको यहाँ ले आओ, उसको वहाँ ले चले जाओ, तो 1 माइनस 7/10 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 3/10। तो ये आप देख सकते हो TH डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, TH डैश विल बी इक्वल टू, अच्छा TH डैश नीचे है ना, तो ये हो जाएगा 3000 अपॉन 3, एंड दैट इज इक्वल टू 1000 केल्विन, ठीक है, 1000 केल्विन, दैट इज ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A Carnot engine has efficiency of 50%. Again, Carnot engine has efficiency of 50%. 50% में दिया है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी 1/2 है।
इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज reduced बाय 40%, चलो ईटा 1 है ये, अगर देखो ध्यान से देखना, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज reduced बाय 40%, सॉरी 40 डिग्री सेल्सियस, देखो reduced टू होता है और एक reduced बाय होता है, यहाँ पे हमने reduced बाय लिखा हुआ है, इट इज reduced बाय 40%, इसका मतलब क्या कि 40% से डिक्रीज कर दिया गया है। यहाँ पे एक गड़बड़ है, मैं आपको बताता हूँ, इट्स एफिशिएंसी इंक्रीजेस बाय 30%, उसकी एफिशिएंसी 30% से इंक्रीज हो जाती है। देखो क्वेश्चन बड़ा फंसा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाय टू के चक्कर में फंस जाते हैं हम लोग। द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स विल बी, सोर्स का टेम्परेचर क्या है ये हमें पता करना है। सोर्स का टेम्परेचर फिक्स है, इसका मतलब सोर्स मतलब आपका हॉट रिजर्वॉयर, उसका सोर्स मतलब हॉट रिजर्वॉयर, तो सोर्स का टेम्परेचर फिक्स है, वही हमें पता करना है। सवाल आप ध्यान से सुनना, पहली चीज तो ये, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज reduced बाय 40 डिग्री सेल्सियस, तो सिंक का टेम्परेचर, नया टेम्परेचर TH डैश ले लेते हैं, TC डैश, और पुराना TC ले लेते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस से reduce कर दिया गया। अब तुम बोलोगे सर 40 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब जो है ये आपका केल्विन में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप 273 से ऐड करोगे, नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ऐड नहीं होगा। एक बात ध्यान रखना, अगर इंक्रीज इन टेम्परेचर हो, डिक्रीज इन टेम्परेचर हो, या फिर चेंज इन टेम्परेचर हो, तो डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट नहीं होता है। अब जैसे मान लो मैंने 727 सॉरी, अगर मान लो आपको मैंने 27 डिग्री सेल्सियस है, एक सेकेंड, 27 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस से, ध्यान से देखना, अगर इसको 10 डिग्री सेल्सियस से मैंने इंक्रीज कर दिया तो क्या हो गया, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हो गया, समझे। अब 27 का अगर तुम केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो आपको 300 केल्विन आ जाएगा। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? नहीं बिल्कुल नहीं। 273 ऐड करोगे तो 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो आपका केल्विन में कितना होगा, 300 केल्विन में होगा, और 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर केल्विन में कितना हो जाएगा, आई थिंक 310 केल्विन होगा, राइट। आप 273 ऐड कर दो तो आप ध्यान से देखोगे तो केल्विन में भी 10 केल्विन ही इंक्रीज हुआ है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इंक्रीज या डिक्रीज या चेंज हमेशा डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है। टेम्परेचर के वैल्यूज डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में अलग अलग हो सकते हैं, देख रहे हो। फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर जो है जो भी आप केल्विन में करोगे कन्वर्ट तो अलग अलग होगा, यहाँ 27, यहाँ 300, यहाँ 37, यहाँ 310। लेकिन चेंज जब करते हो ना आप, जैसे मैंने 10 से बढ़ा दिया, तो अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहा हूँ इसका मतलब मैं 10 केल्विन से ही बढ़ा रहा हूँ। बढ़ाने में कम करने में आपका केल्विन का वैल्यू सेम होता है। अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस से कम कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं केल्विन में भी 10 से ही कम कर रहा हूँ, 10 केल्विन से ही कम कर रहा हूँ। तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज रिड्यूस्ड बाय 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस से कम किया गया, तो इसका मतलब 40 केल्विन से ही कम किया गया है, केल्विन में भी ये 40 ही रहेगा। अगर वर्ड होता यहाँ पे reduced टू, ये इंग्लिश है, इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान देना होगा, अगर ये होता reduced टू 40 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब 40 डिग्री सेल्सियस उसका फाइनल टेम्परेचर है। फाइनल टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस है तब आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, 40 डिग्री सेल्सियस से कम कर दिया गया है। तो उतने से बढ़ाओ या उतने से कम करो तो वो चीज़ आपका केल्विन में भी सेम रहता है, समझे। तो इस बात को आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 40 से कम कर दिया गया तो आपका जो टेम्परेचर है सिंक का, यानी कि कोल्ड रिजर्वॉयर का टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर को मैंने TC डैश दिया हुआ है, वो पहले के मुकाबले 40 से कम कर दिया गया, तब डिफरेंस बढ़ जाएगा। याद रखना, हॉट रिजर्वॉयर कोल्ड रिजर्वॉयर के बीच में जब डिफरेंस बढ़ता है, जितना ज़्यादा होता है उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, तो अब एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, समझे। और देखो यहाँ पे एफिशिएंसी, इट्स एफिशिएंसी इंक्रीजेज बाय 30% दिया हुआ है। एफिशिएंसी का वैल्यू 30% इंक्रीज हो जाता है, मतलब परसेंटेज में आपको यहाँ पे नहीं देखना है कि 50 से 80 हो गया, 50 + 30 हो गया और 30% इंक्रीज हो गया। एफिशिएंसी का वैल्यू यहाँ पे
आपको हमेशा परसेंटेज हटा के 100 से डिवाइड करके मिलेगा 1/2। इसका मतलब आप सीधा लिखो, देखो परसेंट का जब भी सवाल रहा आपको क्या करना है, रेशियो यूज़ करना है, eta2 अपॉन eta1 एफिशिएंसी, और इनिशियल एफिशिएंसी को आपको हमेशा मतलब इनिशियल वैल्यू को हमेशा 100 मानना है। बोला ये गया है कि एफिशिएंसी 30% इंक्रीज हो गया है, तो इनिशियल को आपको 100 मानना है और फाइनल को आपको 130 मानना है। मतलब 30% इंक्रीज किया आपने, तो इनिशियल वैल्यू अगर 100 है तो 30% इंक्रीज करोगे तो फाइनल 130 हो जाएगा। यहाँ 50 का 80 मत कर देना, 50% वैल्यू है उसका, उस वैल्यू का 30% इंक्रीज हुआ है, तो कंफ्यूजन रखना नहीं है। इनिशियल एफिशिएंसी 100, फाइनल एफिशिएंसी उससे 30% ज़्यादा, मतलब 130 हो जाएगा, तो ये 13/10 हो जाएगा। और यहाँ पे eta2 का eta1 का वैल्यू आप देखो 1/2 यूज़ कर सकते हैं, तो eta1 का वैल्यू अगर आप 1/2 यूज़ करते हो तो 13/100, तो ये कितना हो जाएगा 13/200 हो जाएगा, आई गेस 13/10 था ना, सॉरी 13/10 था, तो ये 13/20 हो जाएगा। आई थिंक दैट इज द करेक्ट वे टू राइट इट। 13/10 1/2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दोगे, या 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 13/10, तो फाइनल एफिशिएंसी आपको मिल गया, इनिशियल एफिशिएंसी भी आपको पता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, दोनों का फॉर्मूला एक बार यूज़ कर लो, उसके बाद काम हो जाएगा। eta1 = 1 - TC/TH हो जाएगा, तो eta1 का वैल्यू आपका 1/2 है, और दैट इज इक्वल टू 1 - TC का वैल्यू वैसे ही रखो क्योंकि हमें पता नहीं है, और यहाँ पे TC/TH का वैल्यू आप निकालो। TC/TH आप देखोगे तो 1 - 1/2 आ जाएगा, सो TC/TH = 1/2 आ गया आपका। ये फर्स्ट केस से आया है, और यहाँ पे आप TC का वैल्यू लिख सकते हो, TC = TH/2, इतना आप लिख दो, और उसके बाद हम देखते हैं आगे, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। सेकेंड एफिशिएंसी निकालते हैं eta2 = 1 - TC'/TH, क्योंकि अब नया है ना, नया एफिशिएंसी में हमने क्या किया है, आपका सिंक का टेम्परेचर चेंज कर दिया, सोर्स का तो वही है, तो सिंक के टेम्परेचर की जगह पे TC - 40 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। eta2 का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो 13/20, तो 13 / 20 = 1 - TC', TC' is TC - 40, सो TC - 40 ब्रैकेट डाल देना अपॉन TH हो जाएगा। इसको उठा के यहाँ ले आओ, तो TC - 40 अपॉन TH विल गिव यू 1 - 13/20, और 1 - 13/20 अगर आप करोगे तो TC - 40 अपॉन TH विल बी इक्वल टू, ये आपका 7/20 हो जाएगा, ठीक है। नाउ सी 7 अपॉन TC - 40 अपॉन TH ना, बराबर है ना, ठीक है। तो TC - 40, ये TC/TH, हाँ ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। TC - 40 = 7/20, और यहाँ पे आपका TH आ जाएगा, ओके। TC की जगह पे क्या लिखोगे, TC की जगह पे TH/2 डाल दो इक्वेशन 1 से, तो TC की जगह पे आप TH/2 - 40 = 7/20 TH यूज़ कर सकते हो। इसको उठा के यहाँ पे ले आओगे तो TC/2 TC नहीं, TH/2 - 7/20 TH इज इक्वल टू, ये वहाँ जाके 40 हो जाएगा। ऊपर नीचे अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 TH/20 हो जाएगा। 10 - 7 कितना होता है, 3 होता है, तो 3 TH/20 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 40, तो इसका मतलब क्या, TH = 4 × 800 / 3 आ जाएगा आपका। तो 800 / 3 कितना होगा बताओ, यहाँ पे 800 / 3 विल बी 266.6666, तो 266.67 लिख सकते हैं हम लोग केल्विन, दैट इज योर आंसर। तो हॉट रिजर्वॉयर 266.7 लिख दो, चलेगा, ऑप्शन सी आ जाएगा आपका आंसर। तो इस केस में आपका फट गया, ऑप्शन आपका सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट eta1 बी द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन एट T14। देखो डिग्री सेल्सियस में दिया है, मैंने पहले ही कहा है डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। टेम्परेचर्स अगर देके रखा है तो T1 का वैल्यू अगर यहाँ पे दिया है 447 + 273 फर्स्ट केस में, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये आप कैलकुलेट कर लो यार,
कैलकुलेशन जानते हो ना मेरा कितना सही है, 447 प्लस 273 विल गिव यू 720, तो ये 720 केल्विन है, ठीक है। और T2 देखो, T2 क्या आपका 147, तो ये 147 प्लस 273 कर लो, तो 147 प्लस 273 विल गिव यू 420 केल्विन। तो इसका मतलब ये 720 और 420 केल्विन के बीच में इंजन काम कर रहा है। तो ऑब्वियस से बात है कि ये कोल्ड रिजर्वायर होगा और ये हॉट रिजर्वायर होगा। कोल्ड रिजर्वायर हॉट रिजर्वायर, इसकी एफिशिएंसी निकाल लो। इसकी एफिशिएंसी आपकी ईटा 1 आ जाएगी, 1 माइनस, हमेशा ऊपर कोल्ड रिजर्वायर TC होता है ना, मतलब लेस टेम्परेचर वाला, कम टेम्परेचर वाला T2 और ज़्यादा टेम्परेचर वाला T1 नीचे आ जाएगा। तो ईटा 1 का वैल्यू आ गया आपका 1 माइनस 420 अपॉन 720, और ये आपका हो जाएगा 72 माइनस 42 कितना होगा, 30 हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू 30/72। ये ईटा 1 का वैल्यू आ गया आपका 70, हाँ ठीक है, ईटा 1 आ गया। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड केस में देखो क्या बोला है, T1 T2 बदल के इन्होंने इसका रेशियो निकालने बोला है। तो सेकेंड केस में T1 का वैल्यू आपका 947 है। 947 में अगर आप 273 ऐड करते हो, 947 प्लस 273 दैट विल गिव यू 1220 प्लस 273 दैट इज 1220 केल्विन। और T2 सेकेंड टेम्परेचर जो लोअर टेम्परेचर है, सिंक का टेम्परेचर है 47 प्लस 273, अगेन 47 सेम है मेरे ऐसा, नहीं अलग है, 47 प्लस 273 विल गिव यू 320 केल्विन। तो ये 320 केल्विन आ गया। तो ये आपका TH हो जाएगा और ये आपका TC हो जाएगा, राइट। इस केस में एफिशिएंसी ईटा 2 निकालोगे तो 1 माइनस T2/T1, ऊपर हायर टेम्परेचर नीचे लोअर टेम्परेचर आएगा। तो सॉरी, ऊपर लोअर टेम्परेचर TC और नीचे हायर टेम्परेचर आता है। तो लोअर टेम्परेचर 320 है और हायर टेम्परेचर नीचे आप देख रहे हो 1220 है, समझे। तो यहाँ पे आपका ईटा 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ईटा 2 का वैल्यू आएगा आपका 1220 माइनस 320, तो 1220 माइनस 320 विल गिव यू 900 डिवाइडेड बाय 1220 दैट इज 90 डिवाइडेड बाय 122। तो ये आपका ईटा 2 आ गया यहाँ पे आपका ईटा 1 था, हमें रेशियो ढूंढना था ईटा 1 अपॉन ईटा 2। तो ईटा 1 अपॉन ईटा 2 विल बी इक्वल टू 30 अपॉन 72, 30 डिवाइडेड बाय 72 डिवाइडेड बाय 90 अपॉन 122। तो ये ज़ीरो गया, या 3 1 से 3 3 3 सा, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 122 होगा ना, हाँ 122 इंटू 1 अपॉन 72 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 2 4 1 5 नहीं होगा। तो इसको सॉल्व कर लो बच्चों, 2 सेकंड का थोड़ा काम है, कुछ सेकंड्स का काम है, आपको सॉल्व करना होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर सॉल्व करोगे तो 0.56 आपका आंसर आ जाएगा, 0.56 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 564173 है, बस आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, बता दे रहा हूँ यहाँ पे 122, मतलब थोड़ा सेकंड लगेगा। उसके बाद आपको देखो डेसिमल ही तो चाहिए, एक डेसिमल चाहिए, एक डेसिमल आपको मिल गया ना, तो उसके बाद आपका आंसर आ ही जाएगा। जैसे 122, 3 2 से 6, 7 3 से 21 216 हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे 200 है और यहाँ पे 0 पॉइंट तो आएगा ही, 0 पॉइंट आएगा तो 200 है और यहाँ पे 1000 के आसपास है, 1000 से ज़्यादा ही है ना। तो 216 इंटू 5 करोगे, 216 इंटू 5 करोगे तो आपको पहला डेसिमल 0.5 आ जाएगा। जैसे ही पहला डेसिमल आया उसके बाद बाकी सब भूल जाओ ना, आपका ऑप्शन बी आ गया, खत्म बात, समझे। तो ये इसको आपको सॉल्व करना होगा। अब इसमें क्या ऑप्शन है आपको देखना ही होगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 300 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन टू अ हीट इंजन एंड इट रिजेक्ट्स 225 कैलोरी ऑफ हीट। इंजन को हीट कौन देता है, आपका हायर टेम्परेचर वाला यानी कि हॉट रिजर्वायर देता है। तो ये हॉट रिजर्वायर से निकला हुआ हीट है, दैट इज 300 केल्विन, ठीक है। एंड इट रिजेक्ट्स 225 कैलोरी। रिजेक्ट मतलब सिंक को हीट रिजेक्ट किया जाता है, और कितना रिजेक्ट किया गया, 225 कैलोरी, ओके। इफ सोर्स टेम्परेचर इज 227, सोर्स टेम्परेचर मतलब TH होगा आपका हॉट रिजर्वायर, 227 प्लस 273 अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 500 केल्विन। सिंक का टेम्परेचर हमें पता करना है तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है आपका 1 माइनस TC/TH। एक बार ये फॉर्मूला यूज़ करो
और दूसरी बार आपका फॉर्मूला होता है 1 माइनस QC/QH। ये भी है ना, हीट के टर्म्स में आपका एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला होता है। तो बस यहीं से आपको दिख रहा है 1 माइनस ये इसके इक्वल हो जाएगा, TC/TH विल बी इक्वल टू QC/QH। और हमें चाहिए क्या बताओ, हमें TC चाहिए, तो बाकी सारे वैल्यूज डाल दो। तो TC/TH का वैल्यू कितना है 500 दैट इज इक्वल टू QC का वैल्यू है आपका 225 और QH का वैल्यू कितना है QH का वैल्यू है आपका 300, तो 300 डाल दो। 0 0 0 0 खत्म हो गया। TC का वैल्यू 225 मल्टीप्लाइड बाय 5/3 आ जाएगा आपका। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 11 12, 5 2 ज़ा 10 11/3 आ जाएगा। तो ये 3 5 2 7 8 9 मतलब इसे डिविजिबल है, तो 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15। तो ये 375 केल्विन है। हमें डिग्री सेल्सियस में चाहिए, तो आप 375 माइनस 273 से माइनस कर दो, तो ये आपको कितना मिल जाएगा 102 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 102 डिग्री सेल्सियस, ये इसका आंसर है। तो देखो ये JEE से क्वेश्चन लिया गया था, इसलिए आपको फिल इन द ब्लैंक जैसा क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन मिला है। पर आपको जो CET का क्वेश्चन होगा उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये आंसर जो है वो 4 ऑप्शन में मिल जाएगा। MCQ ही होगा, CET में सिर्फ MCQ टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ Carnot इंजन the temperature of reservoir is 527 डिग्री सेल्सियस। रिजर्वायर मतलब हॉट रिजर्वायर ही होगा, एंड दैट ऑफ सिंक इज 200 केल्विन। केल्विन में दिया है, डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो इसका मतलब हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर 527 है, 273 ऐड करो तो 600 7 800 केल्विन हो जाएगा। और कोल्ड रिजर्वायर मतलब सिंक का टेम्परेचर 200 केल्विन दे के रखा हुआ है। इफ द वर्क डन बाय द इंजन व्हेन ट्रांसफर्स हीट फ्रॉम रिजर्वायर टू सिंक इज 12,000 किलो जूल। वर्क डन जो हीट इंजन करता है वो 12,000 किलो जूल है, तो फिर द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द इंजन फ्रॉम द रिजर्वायर, क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द इंजन हीट एब्जॉर्ब किससे करता है, हॉट रिजर्वायर से करता है, और रिजेक्ट किसको करता है, कोल्ड रिजर्वायर को। तो ये हॉट रिजर्वायर से कितना हीट मिला है वही आपको ढूंढना है। तो ये फिर वही फॉर्मूला, एफिशिएंसी का 2 बार फॉर्मूला यूज कर लो, 1 माइनस TC/TH, और एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन QH। तो बस आपको QH मिल जाएगा यहाँ से। 1 माइनस TC का वैल्यू यहाँ पे 200 है और TH का वैल्यू आपका 800 है, तो 800 हो जाएगा इज इक्वल टू वर्क डन आपका 12,000 है और अपॉन QH है। तो ये जाएगा, ये आपका 1/4 होगा, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 12,000 अपॉन QH। तो 1 माइनस 1/4 आपका 3/4 होगा, 3/4 इज इक्वल टू 12,000 अपॉन QH। तो QH का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 0 0 0 4 4 ज़ा 16, 0 0 0 और क्या हो जाएगा जूल, सॉरी किलो जूल होगा ये, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इट इज़ किलो जूल। क्योंकि देखो आपने जो हीट जो है वर्क डन है वो किलो जूल में लेके रखा हुआ है। अब इन्होंने 10⁶ जूल में पूछा गया है, तो इसको 10⁶ जूल में कन्वर्ट करना है आपको। तो पहले तो किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करो, तो 16,000 और किलो का मतलब होता है 10⁻3 जूल, किलो मतलब 10⁻3, तो 10⁻3 जूल हो गया। अब ये 3 0 भी इसके अंदर ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 16 × 10⁻3 और चला जाएगा तो 6 जूल हो जाएगा। ये आपका आंसर है। 10⁻6 जूल पहले से दिया हुआ है, तो आपको ब्लैंक में क्या भरना होगा, 16 भरना होगा, 16 × 10⁶ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक 2 आगे चले गए क्या, नहीं 37 38, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट विल बी। सिंपल है, स्टीम पॉइंट का मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखना। आइस पॉइंट का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो यही आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, और ये आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। ठीक है, तो स्टीम पॉइंट मतलब ये हाई टेम्परेचर हो जाएगा, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर हो जाएगा।
100 आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 273 इज इक्वल टू 373 केल्विन हो जाएगा। और जो कोल्ड रिजर्वायर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 + 273 आपका 273 केल्विन ही होगा। और एफिशिएंसी आपको निकाल रहे हैं तो सीधा सीधा एफिशिएंसी 1 - TC/TH होता है। तो बस ये आप कैलकुलेशन वाला ही कुछ रह गया है और कुछ नहीं है। 1 - TC का वैल्यू आपका 273 अपॉन 373 दैट इज इक्वल टू 100 अपॉन 373। बस कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे आपको कैलकुलेट तो करना होगा, ये मेरे हिसाब से 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, तो 100 ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। तो 2 यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2680 ये आपकी एफिशिएंसी है। इन्होंने एफिशिएंसी परसेंट में दे रखा है, तो परसेंट में अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 26.8% आपका आ जा रहा है आंसर। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करो 2680 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका आ जा रहा है 26.8%। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। A heat engine operates with the cold reservoir at temperature 324 Kelvin. The minimum temperature of the hot reservoir if the heat engine takes 300 joule heat from the hot reservoir and delivers 180 joule heat to the cold reservoir per cycle is. Well, say a heat engine operates with the cold reservoir at 324 Kelvin. Cold reservoir 324 Kelvin, ठीक है। द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर का मिनिमम मतलब टेम्परेचर ही ढूंढना है आपको। इफ द हीट इंजन टेक्स 300 जूल फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर, 300 जूल फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर एंड डिलीवर्स 180 जूल टू द कोल्ड रिजर्वायर, मतलब क्यूसी का वैल्यू, सिंक का जो हीट है वो 180 जूल रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यार ये तो आपका बस फॉर्मूला लग जाएगा, 2 बार फॉर्मूला लगा दो। ईटा इज इक्वल टू 1 - TC/TH इज इक्वल टू 1 - QC/QH। 2 फॉर्मूला होता है, हीट के टर्म्स में, टेम्परेचर के टर्म्स में। और अगर आप इक्वेट कर दोगे दोनों को तो 1 - 1 - दोनों तरफ है, तो इसका मतलब TC/TH विल बी इक्वल टू QC/QH। बाकी सारा वैल्यूज दिया आपको और TH ढूंढना है। TC का वैल्यू यहाँ पे 324 है, तो 324 अपॉन TC हो जाएगा। QC का वैल्यू 180 है तो 180 कर लो, और QH का वैल्यू जो है वो 300 है तो 300 कर लो। तो यहाँ पे आपका 0 जाएगा, यहाँ पे 6 3 = 18 होगा और 6 5 = 30 होगा। तो TC का वैल्यू आपका 324 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 3 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 3 1 = 3, 3 0 0, 3 8 = 24 इंटू 5, 8 5 = 40, यहाँ पे 140 केल्विन आ रहा है। 8 5 = 40 नहीं, सॉरी 540 केल्विन आ रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी, 540 केल्विन। केल्विन में ही पूछा है तो केल्विन में ही। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कार्नोट इंजन whose heat sinks at 27 degrees Celsius has an efficiency of 25%. By how many degrees should the temperature of the source be changed to increase the efficiency by 100 degrees? 100% ऑफ द ओरिजिनल एफिशिएंसी। देखो ये थोड़ा सा फंसा हुआ क्वेश्चन है। फिर से सिंक का टेम्परेचर फिलहाल जो इन्होंने देके रखा हुआ है 27 दिया हुआ है, 27 + 273 ऐड करोगे तो ये आपका 300 केल्विन हो जाएगा। नीचे लिख देता हूँ मैं। तो सिंक का टेम्परेचर 300 केल्विन है। ओके चलिए ठीक है। फिलहाल एफिशिएंसी 25% है। देखो परसेंट में एफिशिएंसी धोखा हो सकता है, आपको उसको नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। 25 की एफिशिएंसी ईटा 1 लिख देता हूँ मैं, तो इसका मतलब एफिशिएंसी 1/4 है, क्योंकि 100 से डिवाइड करना है, तो ये एफिशिएंसी 1/4 है। अब वो कहना क्या चाहता है भाई, कहना क्या चाहते हो तुम, बाय हाउ मेनी डिग्रीज, देखो डिग्रीज में इंक्रीज करना है, पर इससे फर्क नहीं पड़ता है आपका। देखो जब आप इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो, तो मैंने बताया था उस क्वेश्चन में, आपका डिग्री सेल्सियस में इंक्रीज होना और केल्विन में इंक्रीज होना सेम होता है, समझे। तो यहां पे हम देखते हैं बाय हाउ मेनी डिग्रीज शुड द टेम्परेचर ऑफ, ये परसेंटेज गलत डाल के रखा है, 18 डिग्री सेल्सियस 200 डिग्री सेल्सियस होगा, यहाँ पे 120 डिग्री सेल्सियस होगा, और इंक्रीजेस बाय 73 डिग्री सेल्सियस होगा। देखो डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस में ही आंसर आएगा आपका, ये परसेंटेज में आ नहीं सकता क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने की बात हो रही है। बाय हाउ मेनी डिग्रीज शुड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स बी चेंज्ड, तो सोर्स का टेम्परेचर अपन को चेंज करना है,
मान लेते हैं इनिशियल टेम्परेचर सोर्स का जो है वो TH है, ठीक है। अब सेकेंड केस में आपका टेम्परेचर जो सोर्स का है वो हम TH डैश मान के चलते हैं। तो TH डैश में हम कितना आपका इंक्रीज करें, इसको TH प्लस एक्स मान लेते हैं। तो TH प्लस एक्स मतलब हम कितना इंक्रीज करें, हमें x का वैल्यू यहाँ पे ढूंढना होगा। कितना हम हॉट रिजर्वॉयर का टेम्परेचर इंक्रीज करें, है ना। बाय हाउ, क्या लिखा है, बाय हाउ मेनी डिग्रीज शुड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स बी चेंज्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी बाय 100%। सोर्स का टेम्परेचर कितने से चेंज करना है, मान लेते हैं हमने x से चेंज कर दिया और यही x हमें ढूंढना है, ताकि, और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप देखो, सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, सिंक का टेम्परेचर घटाओगे तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, ठीक है। अगर मान लो एक फिक्स है तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू आपको ढूंढना है कि कितने से आप सोर्स का टेम्परेचर बढ़ा दोगे जिससे आपकी एफिशिएंसी 100% इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या कि आपका जो नया एफिशिएंसी होगा, देखो जब भी परसेंटेज चेंज की बात होती है तो क्या करोगे आप, रेशियो ले लो η2/η1। तो इनिशियल अगर सपोज करो आपका 100 है और आपने एफिशिएंसी 100% बढ़ा दिया तो नई एफिशिएंसी η2 जो है वो 200 हो जाएगी, समझे कि नहीं। इस तरह से आपको देखना है। तो इसका मतलब η2/η1 2 हो जाएगा, η2/η1 2 हो जाएगा। बस आपके इतने सारे वैल्यूज है, आपको बस आप कैलकुलेट कर लेना है। तो η2/η1 का वैल्यू अगर आपको चाहिए तो η1 का वैल्यू हमको पहले से दे के रखा हुआ है, कितना दिया हुआ है, नहीं तो एक काम करते हैं, η2/η1 का वैल्यू हमें मिला है और आप फॉर्मूला यूज़ कर लो, η2 का फॉर्मूला यूज़ कर लो। चलो तो देखते हैं आता है कि नहीं। η2 का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, 1 माइनस TC/TH, यही होता है ना। पर सेकेंड केस में हमने क्या किया है, TH डैश यूज़ किया है, तो TH डैश यूज़ कर लो और डिवाइडेड बाय η1 का वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, η1 का वैल्यू 1/4 है, सब्सटीट्यूट करो, इज इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ 1 माइनस TC/TH डैश विल बी इक्वल टू, ये आई थिंक 1/2 हो जाएगा। देखो 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आप बताओ, 1 माइनस TC का वैल्यू दिया है ना, हाँ TC का वैल्यू दिया है, तो TC का वैल्यू 300 डाल दो यहाँ पे, 1 माइनस 300 और जो नया TH डैश है, TH डैश को हमने क्या किया, x से बढ़ा दिया था, तो TH प्लस एक्स हो जाएगा, TH प्लस एक्स हो जाएगा। और आपको TH दिया हुआ था क्या, आपको TH आपको यहाँ से निकालना चाहिए था, चलो हम बाद में निकाल लेंगे TH, पहले एक काम करते हैं TH प्लस एक्स ही निकाल लेते हैं और बाद में हम TH भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पहली वाली एफिशिएंसी दे के रखी है ना, तो उससे आपको TH मिल जाएगा। थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन है पर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, निकल आएगा। 1/2 हो जाएगा, तो ये आपका उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो 300/TH प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से आप देखो कि TH प्लस एक्स का वैल्यू आपको 300 इंटू 2 आ जाएगा और TH प्लस एक्स का वैल्यू आपको 600 आ जाएगा। चलो इसको 1 बना कर रख दो यहाँ पे साइड में। TH का वैल्यू आपको मिल जाएगा पहले इक्वेशन से, η1 जो है इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज़ कर लोगे तो आपको TH मिल जाएगा। तो η1 इज इक्वल टू 1 माइनस TC/TH। पहले केस में TH है, दूसरे केस में TH डैश है जब हमने बढ़ा दिया था x से। तो इस केस में देखो TC का वैल्यू 300, η1 का वैल्यू 1/4 है, तो 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस TC का वैल्यू 300/TH। तो यहाँ से आपको TH मिल जाना चाहिए, 300/TH, इसको यहाँ ले आओ, उसको वहाँ भेज दो, 1 माइनस 1/4, 1/4 मतलब 3/4 हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 विल बी 3/4। तो यहाँ से आपको TH का वैल्यू मिल जाएगा 4, यहाँ 4 इंटू 300 और डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका TH का वैल्यू 400। इसको उठा के आप इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपका TH का वैल्यू 400 प्लस x इज इक्वल टू 600, इसका मतलब x का वैल्यू आपका 200 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका डिग्री सेल्सियस में भी आएगा, क्योंकि आप इंक्रीज कर रहे हो, याद रखना 200 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 200 केल्विन भी हो सकता है, क्योंकि आप इतने टेम्परेचर से इंक्रीज कर रहे हो। जितने टेम्परेचर से आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हो या चेंज करते हो,
वो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में सेम रहता है। तो आपको 200 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना होगा अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है। तो एफिशिएंसी का ध्यान रखना, अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ाना है तो हॉट रिजर्वॉयर के टेम्परेचर को बढ़ाना होता है, कोल्ड रिजर्वॉयर के टेम्परेचर को कम करना होता है, ताकि हॉट और कोल्ड रिजर्वॉयर के बीच में डिफरेंस बढ़ पाए। हॉट और कोल्ड रिजर्वॉयर के बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा आपका एफिशिएंसी का वैल्यू होगा। आई बात समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कारनॉट नहीं है, ये कारनॉट है। कारनॉट इंजन टेक्स 5000 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वॉयर एट 727 डिग्री सेल्सियस। देखो हीट ले रहा है, इसका मतलब ये हायर हॉट रिजर्वॉयर ही है। तो हॉट रिजर्वॉयर का एक तो टेम्परेचर दे रखा है 727 प्लस 273 ऐड करोगे इसके अंदर तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 9 10 1000 हो जाएगा। यस 73 8 हाँ 1000 केल्विन का हॉट रिजर्वॉयर का टेम्परेचर है, और उससे जो वो हीट ले रहा है वो कितना 5000 किलो कैलोरी। इसके यूनिट पे ध्यान देना, किलो कैलोरी आपका यूनिट है, इतना हीट वो ले रहा है। एंड ABD नहीं है, एंड है, एंड गिव्स हीट सिंक एट 127 डिग्री सेल्सियस। एक सेकेंड यहाँ पे मुझे लगता है क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, लेट मी जस्ट चेक, एक सेकेंड ना। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, कारनॉट इंजन टेक्स 5000 एंड गिव्स हीट टू सिंक एट 127 डिग्री सेल्सियस। नहीं कंप्लीट है यहाँ पे, इतने से ज़्यादा नहीं है। हाँ ठीक है चलेगा, एंड गिव्स हीट टू सिंक आएगा यहाँ पे, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। नहीं मुझे लगा शायद इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, लेकिन मिसिंग नहीं है भाई। गिव हीट टू सिंक एट 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सिंक का टेम्परेचर देके रखा हुआ है 127 प्लस 273, और ये आपका हो जाएगा 400 केल्विन। 400 केल्विन सिंक का टेम्परेचर है। वर्क डन बाय द हीट इंजन आपको पता करना है, हीट इंजन का वर्क डन कितना है। देखो ये ठीक है, ये तो मिल जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हीट दो एफिशिएंसी का दो बार फॉर्मूला यूज कर लो, 1 माइनस TC/TH विच इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन इनपुट, हीट इनपुट। तो 1 माइनस TC का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, TC इज 400, और TH का वैल्यू, ये क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का सॉल्व कर चुके हैं, 1000 गया, दैट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन QH का वैल्यू भी देख रखा है हमें। QH का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5000। यहाँ पे यूनिट ध्यान देना प्लीज, किलो कैलोरी में, आंसर भी वर्क डन का किलो कैलोरी में ही आएगा। तो ये 6/10 हो जाएगा। देखो 10 माइनस 4 6 होता है ना, तो 6/10 इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन 5000। ठीक है, 0 गया, और वर्क डन आपका कितना हो जाएगा, 6 5 30, 3000 किलो कैलोरी हो जाएगा। और इन्होंने किलो कैलोरी में नहीं पूछा, इन्होंने जूल में पूछा हुआ है। अब जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे इसको, पहले तो 3000 इंटू 10⁻³ कैलोरी हो जाएगा। किलो मतलब 10⁻³ कैलोरी होगा, और ये 3 0 इसके पावर में डाल दोगे तो 3 इंटू 10⁻6 कैलोरी हो जाएगा। ये वर्क डन कैलोरी में है ना। उसे कन्वर्जन फैक्टर होता है, एक कैलोरी जो होता है वो 4.18 जूल होता है। ठीक है, या फिर इसको अप्रॉक्सीमेटली आप 4.2 जूल यूज़ कर सकते हो। तो हम 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे, कैलोरी को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 से 6, 4 3 से 12, 12.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। ठीक है, 12.6 4 3 से 12 या 12.6 इंटू 10⁻6 जूल। यस, ये तो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी आ जाएगा। सिंपल, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेफ्रिजरेटर, देखो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर आ गया। रेफ्रिजरेटर कंज्यूम्स एन एवरेज 35 वाट पावर टू ऑपरेट बिटवीन टेम्परेचर, ये देखो माइनस है, यहाँ पे गड़बड़ है थोड़ा सा, -10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। इफ देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी देन हाउ मच एवरेज हीट पर सेकेंड डज इट ट्रांसफर। तो देखो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, उल्टा केस होता है। ये हॉट रिजर्वॉयर है, ये कोल्ड रिजर्वॉयर है। तो कोल्ड रिजर्वॉयर से वो QC अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर करने के लिए खींचता है, और खींचकर बाहर से हमें वर्क डन करना पड़ता है, और ये वर्क डन इस हीट को हॉट रिजर्वॉयर पे पहुंचाता है। और क्योंकि इस QC में वर्क डन W ऐड हो जाता है,
तो टोटल मिला के QH अमाउंट ऑफ हीट हॉट रिजर्वायर तक पहुंचता है। रेफ्रिजरेटर में याद रखना कोल्ड से हॉट की ओर हीट पहुंचाया जाता है बाहर से वर्क डन की तरफ, मतलब बाहर से वर्क डन करके। तो वर्क डन कर रहा है मतलब हीट इंजन जो है वो एनर्जी खा रहा है आपका, ताकि वो कोल्ड रिजर्वायर से हीट हॉट रिजर्वायर तक पहुंचा सके। ये समझ में आया? इसमें देखो दिया हुआ है कि कितना एनर्जी खा रहा है वो। रेफ्रिजरेटर कंज्यूम्स एन एवरेज ऑफ 35 वैट पावर। पावर का मतलब होता है वर्क डन अपॉन टाइम, मतलब जितना एनर्जी वो खा रहा है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ये 35 दे के रखा है हमें ठीक है। एंड ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका लोअर टेम्परेचर जो है -10 डिग्री सेल्सियस है। -10 में 273 ऐड करोगे तो 263 केल्विन हो जाएगा। और जो आपका हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर है वो 25 है। 25 प्लस 273 करोगे तो आई थिंक 298 केल्विन हो जाएगा। एक सेकेंड, 25, हाँ ठीक है, 298 केल्विन हो जाएगा। हॉट और कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर देके रखा हुआ है। हमको पूछा क्या गया, हाउ मच एवरेज एनर्जी पर सेकेंड डज इट ट्रांसफर, कितना हीट वो ट्रांसफर करता है। हीट ट्रांसफर मतलब QC अमाउंट ऑफ हीट जो है वो खींच के ट्रांसफर कर रहा है ना, तो ये QC पूछा गया है। लेकिन हीट पर सेकेंड कितना ट्रांसफर कर रहा है, जो भी हीट वो ट्रांसफर कर रहा है QC पर सेकेंड पूछा है, मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब QC बाय T हमसे पूछा गया तो इसका देखो रेफ्रिजरेटर के केस में याद रखना, हम एफिशिएंसी नहीं बल्कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो इसके दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूलों में यहाँ पे यूज कर लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के। एक तो हीट ट्रांसफर्ड QC, जो भी हीट वो खींच के ट्रांसफर करेगा, डिवाइडेड बाय वर्क डन। और यहाँ पे ध्यान रहे कि आपका जो वर्क डन है वो QH माइनस QC होगा, मतलब दोनों का जो डिफरेंस होता है QH माइनस QC वही आपका वर्क डन होता है, समझे। तो एक तो ये फॉर्मूला आ गया, वर्क डन की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो, और दैट इज इक्वल टू TC अपॉन TH माइनस TC, ये टेम्परेचर के टर्म्स में आ गया। ओके, तो QC हाँ बाय T चाहिए हमें, तो क्या करोगे अब बताओ। तो एक काम करो, ऊपर नीचे T से मल्टीप्लाई वो डिवाइड कर दो, तो QC बाय T अपॉन W बाय T दैट इज इक्वल टू TC। TC का वैल्यू क्या है यहाँ पे 263, और TH माइनस TC में क्या हो जाएगा 298 माइनस 263। अब मुझे बताओ 298 माइनस 263 कितना होगा, 298 माइनस 263 35 हो रहा है। QC बाई T हमें चाहिए, और W बाई T यानी कि पावर का वैल्यू 35 दे रखा है, तो इसका मतलब QC बाई T अपॉन 35 इज इक्वल टू 263, और ये माइनस करके कितना आया था 35, तो 35 गया यहाँ सीधा आ गया। QC बाई T जो है आपका 263 जूल पर सेकेंड, या फिर 263 वैट 263 ये आपका ऑप्शन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। A Carnot engine having an efficiency of 1/10 is being used as a refrigerator, ठीक है। If the work done on the refrigerator is 10 joule, the amount of heat absorbed from the reservoir at lower temperature, लोअर टेम्परेचर से कितना हीट एब्जॉर्ब किया गया, इसका मतलब QC का वैल्यू हमसे पूछा गया है। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी देके रखी हुई है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस TC बाई TH, 1 माइनस TC बाई TH, तो ये कितना है आपका 1/10, ठीक है। तो यहाँ से आपको 1 माइनस TC बाई TH से आपको TC TH का वैल्यू मिल जाएगा। TC बाई TH का वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1/10, सो TC बाई TH यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा 9/10। ये आप ध्यान में रखो, ये आगे काम आएगा, सही है। 9/10। अब हम इसी चीज़ का क्या यूज़ कर रहे हैं, इसी चीज़ का हम यूज़ एज ए रेफ्रिजरेटर कर रहे हैं। रेफ्रिजरेटर का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इसी एफिशिएंसी का जो आपका कार्नोट इंजन है उसी का यूज़ हम कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर में। मतलब TC और TH का वैल्यू सेम रहेगा इस रेफ्रिजरेटर के लिए भी। वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ हमको रेशियो जरूर पता चल गया, TC बाई TH 9/10 आता है। अब इसमें क्या बोला गया है, इफ द वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेटर इज 10 जूल, वर्क डन 10 जूल किया गया, वर्क डन कितना किया गया 10 जूल, तो वर्क डन आपका 10 जूल है, तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड QC के वैल्यू कितना होगा। नाउ सी आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला यूज कर लो, वर्क डन QC बाय W,
और उसका एक और फॉर्मूला आता है दैट इज TC अपॉन TH माइनस TC, ये भी फॉर्मूला होता है ना। तो आप एक काम करो, TC अपॉन H का वैल्यू आपको मिला हुआ है ना, मैं साइड में इस पर वर्क करता हूँ। TC अपॉन TH का वैल्यू अगर 9/10 है तो इस केस में एक काम कर सकते हैं, TH/TC का वैल्यू निकाल लो। TH/TC कितना हो जाएगा 10/9। तो अब बताओ TH माइनस TC अपॉन TC, हमने डिविडेंडो यूज कर लिया। TH माइनस TC अपॉन TC विल बी इक्वल टू 10 माइनस 9/9, इसे कहते हैं डिविडेंडो। डिविडेंडो पता है कि नहीं? TH माइनस TC अपॉन TC विल बी इक्वल टू 10 माइनस 9/9, इस तरह से हम कर सकते हैं, इसको डिविडेंडो बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, TH माइनस TC अपॉन TC विल बी इक्वल टू 1/9, इसको उल्टा कर दो तो TC अपॉन TH माइनस TC कितना हो जाएगा 9/1 हो जाएगा। तो बस यही है आपका, ये आपका 9/1 है। QC का वैल्यू आपको ढूंढना है, वर्क डन का वैल्यू आपको दिया गया है, कितना है वर्क डन दिया था ना, हाँ वर्क डन 10 जूल इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। QC का वैल्यू आपका 90 जूल हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मोस्ट प्रोबेबली शायद आपका लास्ट क्वेश्चन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं 2 क्वेश्चन और है, चलो ठीक है। A Carnot's engine works as a refrigerator between 250 Kelvin and 300 Kelvin, मतलब 250 आपका कोल्ड रिजर्वोयर का टेम्परेचर है, टेम्परेचर कम है ना, और हॉट रिजर्वोयर का टेम्परेचर आपका 300 केल्विन है। इट रिसीव्स 500 कैलोरी हीट फ्रॉम रिजर्वोयर एट द लोअर टेम्परेचर। अच्छा रेफ्रिजरेटर है ना, हाँ ठीक है। तो लोअर टेम्परेचर से वो कितना हीट निकालता है 500 कैलोरी का, ठीक है। और द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ईच साइकिल टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर, अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला, ये तो सिंपल है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का वही 2 फॉर्मूला, Q अपॉन W इज इक्वल टू TC अपॉन TH माइनस TC, बस आ गया आपका आंसर। QC आएगा, QC का वैल्यू यहाँ पे आपको 500 दिया हुआ है, कैलोरी में आंसर आएगा, याद रखना इन्होंने जूल में लिख के रखा हुआ है, लेकिन तुम्हारा आंसर कैलोरी में आएगा क्योंकि QC का वैल्यू कैलोरी में दे रखा है अपॉन वर्क डन, हम बाद में उसको कन्वर्ट कर देंगे। TC का वैल्यू 250 है, TH का वैल्यू आपका 300 है, माइनस 250, तो 500 अपॉन W इज इक्वल टू 250 अपॉन 5, 250 अपॉन 50 आएगा, 300 माइनस 250 50 होता है। तो ये गया, ये यहाँ पे ऐसे 5 1 5 5 25, 5 1 5 इंटू 100, तो आपका वर्क डन का वैल्यू 100 जूल आ जाएगा, पर ये 100 कैलोरी आएगा। आपका आंसर कैलोरी में आएगा क्योंकि हमने QC का वैल्यू कैलोरी में ले रखा है, लेकिन आपको आंसर जूल में दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपको पता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या होता है 4.2 जूल होता है, तो 4.2 जूल में कन्वर्ट कर दो, इंटू 100 करोगे तो 420 जूल हो जाएगा। तो वर्क डन इस केस में 420 जूल, दैट इज ऑप्शन ए आ जाएगा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चों इस वीडियो का और इस चैप्टर का आपका लास्ट क्वेश्चन है। होपफुली आप जो क्वेश्चंस है ये थोड़ा सा इसमें हल्का सा आपको लेवल ऊपर उठा हुआ दिखा होगा, क्योंकि लाइन से सारे क्वेश्चन JEE के थे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस नीट के जो है मैंने आपके टेस्ट में या फिर आपके इसमें डाल रखा है, क्या बोलते हैं उसको, होमवर्क में डाल रखा है। तो इतने क्वेश्चंस इस तरीके से करोगे, इतने क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं यहाँ पे कि आपको क्वेश्चंस का आइडिया आ जाएगा। नहीं करोगे तो भाई पहले बता दे रहा हूँ नहीं आएगा। इन सारे क्वेश्चंस को इतने ही करो, आराम से करो, एक एक कॉन्सेप्ट को समझ के करो, तो पॉसिबली आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाते हैं तो नए क्वेश्चंस बड़े आसानी से आप फेस कर सकते हो। खासकर CET में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है, तो आप आराम से कर ले जाओगे। देखो, द डोर ऑफ अ वर्किंग रेफ्रिजरेटर इज लेफ्ट ओपन इन अ वेल इंसुलेटेड रूम, द टेम्परेचर ऑफ द एयर ऑफ द रूम विल बी। देखो ये आपका डोर जो है रेफ्रिजरेटर का वो खुला छोड़ दिया है, तो बताओ मुझे कि जो आपका टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का या एयर का इसके बगल का, वो टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा। देखो फ्रिज करता क्या है तुम्हारा, फ्रिज क्या करता है, आपका जो अंदर वाला हिस्सा है वो कोल्डर रीजन है और बाहर वाला हिस्सा जो होता है वो हॉट रीजन होता है। और यहाँ पे पीछे साइड आपका शायद मुझे लगता है कंप्रेसर या कुछ तो लगा हुआ रहता है। तो होता क्या है कि ये रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, रेफ्रिजरेटर कोल्ड रिजर्वोयर से हॉट रिजर्वोयर की ओर हीट फेंकता है। तो अगर आपने फ्रिज को खुला भी छोड़ रखा है
तो उसमें दिक्कत नहीं है। वो क्या करेगा, अपने अंदर के हिस्से को ठंडा करने की कोशिश करेगा, और अंदर के हिस्से को ठंडा करने के लिए वो क्या करेगा, ज़्यादा पावर खींचेगा। आपने रूम खुला छोड़ रखा है, इसकी वजह से हो क्या रहा है कि आपका हीट थोड़ा थोड़ा यहाँ से बाहर भी जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि बस ये कंप्रेसर का काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर भी वो काम तो वही करेगा रेफ्रिजरेटर कि अपने अंदर वाले एरिया जो कोल्डर रीजन है उसको और कोल्ड करेगा, वहाँ से हीट आपके एटमॉस्फेयर में ही फेंकेगा। तो सिंपल सी बात है कि बाहर का जो एयर है वो और गर्म ही होने वाला है, समझे। फ्रिज खोल के रखोगे तो भी तो एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा ही, क्योंकि वो अंदर का टेम्परेचर अपना कम कर रहा है। फ्रिज हमेशा अपने अंदर का टेम्परेचर कम करता है और हीट हमेशा बाहर फेंकता है। फ्रिज खोल के रखोगे तो भी यही होगा। तो यहाँ पे आपका इंक्रीज ही होगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। द टेम्परेचर ऑफ एयर इन द रूम विल इंक्रीज। ठीक है, राइट। तो बच्चों यहाँ पे आपका थर्मोडायनेमिक्स का भी सीईटी होता है खत्म। होपफुली आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।